हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 की और इसमें हम चैप्टर कौन सा चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो कि है रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है, और आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका फंक्शन फलन। ठीक है ना, यह चैप्टर यह टॉपिक है ना आपके लगभग 5 या 6 दिन के लिए चलने वाला है, क्योंकि हम जेई के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता तो आज के दिन ये आपका फंक्शन खत्म हो जाता और चैप्टर भी खत्म हो जाता, लेकिन हम जेई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छे से पढ़ना, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते जाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लगभग जिंदगी में, आपके मैथ की लाइफ में सब जगह आने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है इस फलन को। ठीक है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये डेफिनेशन मैथमेटिकल है और मैंने आपको बता रखा है कि गणितीय परिभाषा को सिर्फ पढ़ने का होता है, समझ में आ जाता है, अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है देखिए, आपको बोला है कि ए से बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सिर्फ एक अवयव के साथ संबंधित हो, उसे हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन कहते हैं, फलन एफ कहते हैं। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल नहीं आई भैया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ठीक है ना, क्या बोला है देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि दो समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी। ठीक है, अब इस ए से बी में एक हमने संबंध बनाया जो कि हमने सीख लिया है कल परसों में। ठीक है, अच्छा, अब इससे क्या बोला है कि जो आप संबंध बनाए हो ना, उस संबंध में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सिर्फ एक अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक बंदे का लफड़ा होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन से बताता हूं, उसके लिए आप आ जाइए इस सीधी बात पर। और ये सीधी बात आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं, प्रयोस के देगा कहीं भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या क्या चीज हमें देखिए, सवाल इसमें कैसे पूछे जाएंगे बताइए कि यह संबंध आपका फलन है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, आपको फंक्शन है या नहीं ये बताने का होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या चेक करेंगे वही तो हमें बात करनी है ना। सबसे पहले क्या देखना है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, पहली बात तो। मतलब ए से बी में अगर संबंध है ना, तो ए के प्रत्येक अवयव मतलब सभी अवयवों का लफड़ा होना चाहिए, मतलब सभी अवयव कहीं ना कहीं जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और बी के सिर्फ एक अवयव के साथ जुड़े हुए ना होने चाहिए, लेकिन बी के सिर्फ एक अवयव के साथ। ठीक है, अच्छा, थोड़े बहुत समझ में आया होगा, अच्छी बात है। दूसरा देखिए कि ए के किसी एक अवयव का संबंध है ना, बी के दो अवयवों के साथ नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ भैया? देखिए हम समझते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको ए समुच्चय दे रखा है कोई और दूसरा समुच्चय है आपका बी। ठीक है ना, आपको यहाँ से एक संबंध दे दिया गया है आर, मान लीजिए 1 2, ये आपके अवयव है 1 2 3 और 4, और यहाँ पर है आपका 3 4 5 और 6। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि ए के सभी बंदों का लफड़ा होना चाहिए, मतलब ए के सभी बंदे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी से भी जुड़े, हमें मतलब नहीं, लेकिन जुड़े हुए होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, और इसी में दूसरी बात भी बोल रखी है, एक अवयव और ये बी में क्या बोला है कि ए के एक अवयव का लफड़ा है ना, बी के सिर्फ एक अवयव के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का एक कोई बंदा है वो बी के 2-3 बंदों को उठाकर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये ए का है ना सिर्फ एक अवयव, ए का एक अवयव बी के सिर्फ एक अवयव के साथ ही संबंधित हो सकता है। अगर ऐसा हो गया कि ए का एक अवयव बी के एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक बंदों के साथ लफड़ा कर रहा है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, किस तरीके से भैया, जैसे कि 2 है ना वो 4 से जुड़ रहा है, और 3 है ना वो, और ये 2 है ना वो भी 5 से भी जुड़ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ इस केस में, देखिए इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर 2 है ना वो 4 के साथ तो जुड़ी हुआ है भैया। ठीक है, यहाँ तक तो अलाउ था इसको, लेकिन ये 2 5 के साथ भी जुड़े हुआ है भैया, ये इसको किसने अलाउ किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ए का देखिए वापिस इस बात को गांठ मान लीजिए कि ए का एक अवयव बी के सिर्फ एक अवयव के साथ लफड़ा कर सकता है। ठीक है, ए के एक अवयव को बी के सिर्फ एक अवयव के साथ ही लफड़ा करने की बोल सकते हैं कि संबंध बनाने की अनुमति है। लफड़ा तो मैं ऐसे ही बोल रहा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से हो सकता है। ठीक है ना, अब इस बात को समझो यार, हमने यहाँ पर क्या बोला कि ए का एक अवयव बी के 2 अवयवों के साथ संबंध नहीं बना सकता, लफड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन
लेकिन ए के एक से अधिक मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 है, ठीक है। अब ए के एक से अधिक बी के एक बंदे के साथ लफड़ा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये 2 है वो 4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 है ना वो भी 4 के साथ जुड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये 3 है वो 4 के साथ जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। क्या समझ रहे हो कि ए के एक से अधिक अवयव बी के एक अवयव के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता था कि ये 1 है ना वो 4 के साथ जुड़ जाए, 2 है वो भी 4 के साथ जुड़ जाए, 3 है वो भी 4 के साथ जुड़ जाए, और 5 है वो भी 4 के साथ जुड़ जाए। तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चारों बंदे का लफड़ा है या नहीं। भैया यहाँ पर चारों बंदों का लफड़ा है, ठीक है, पहली बात तो सही होगी, ठीक है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर किसी एक बंदे का लफड़ा, किसी एक बंदे का लफड़ा बी के 2 बंदों के साथ या 3 बंदों के दो या दो से अधिक बंदों के साथ तो नहीं है क्या। तो हमने देखा कि 1 का 1 के साथ ही है, 2 का भी 1 के साथ ही है, 3 का भी 1 के साथ है, 4 का भी 1 के साथ है, 1 से ज़्यादा बार किसी के नहीं है। तो यह बात भी सही हो रही है। अच्छा, तीसरी बात क्या बोला कि एक से अधिक बंदे हैं ना वो बी के सिर्फ एक बंदे के साथ लफड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब यह आपका एक फंक्शन है, इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स मैंने आपके लिए बताया है। अच्छा, इन स्टेप्स को समझने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स में लेकर आया हूँ जिससे आप समझ जाओगे, ठीक है। पहली बात क्या देखोगे कि फंक्शन कहाँ, जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ में है, ठीक है। ए से बी में है या बी से ए में है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ए से बी में है तो हम क्या देखेंगे कि ए के सभी बंदों का लफड़ा है या नहीं है। अगर बी से ए में होगा तो हम देखेंगे बी वालों को, ठीक है, बी वालों को आगे रखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी जगह संबंध तो ए से बी में ही है, तो हम देखेंगे कि ए के सभी बंदों का लफड़ा है या नहीं है। भैया 3 तक तो है, 4 का लफड़ा है ही नहीं। अगर ए के सभी बंदों का लफड़ा ही नहीं है तो फंक्शन किस बात का, तो ये आपका फलन नहीं है, ठीक है ना, फलन नहीं है। इस बात को समझ गया क्या? हाँ भैया समझ गए, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, क्या सबसे पहले क्या देखना है कि ए के सभी बंदों का लफड़ा है या नहीं है। भैया ए के सभी बंदों का लफड़ा है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, पहली बात तो सही होगी, ठीक है। दूसरी बात पे क्या बोल रखा है कि भैया ए के किसी एक बंदे का बी के 2 बंदों के साथ लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए का एक बंदा है ना वो 2 के साथ जुड़ रहा है, एक के साथ भी जुड़ रहा है और एक 4 के साथ भी जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह भी आपका फलन नहीं है क्योंकि दूसरी बात को यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। बात समझ गए ना भैया, 1 का लफड़ा 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 का लफड़ा 1 के साथ हो सकता है, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि सभी बंदों का लफड़ा है, सभी बंदे संबंधित है, ठीक है। अब आपने देखा दूसरे स्टेप में क्या देखा कि कोई भी एक अवयव का लफड़ा 2 के साथ है या नहीं है, बस ये देख लो, ठीक है ना। तो देखिए एक तो एक के साथ ही है, ठीक है, 2 1 के साथ ही है, ठीक है, 3 भी 1 के साथ ही है, 4 1 के साथ ही है, मतलब एक बंदे के साथ ही है, ठीक है। मतलब कोई भी एक बंदे का लफड़ा 2 के साथ नहीं है, इसका मतलब यह फलन है, ठीक है ना। उसके बाद हमें तीसरा तो देखना है ही नहीं है, 2 ही देख लो, तीसरा तो ऑटोमेटिकली जो है वो काम हो जाएगा, तो ये आपका फलन है, ठीक है। मैंने 2 बातें देखनी है। तीसरी बात में देखो आप, सभी बंदों का लफड़ा है या नहीं है, एक है, हाँ भैया सभी बंदों का लफड़ा तो है, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या ए के किसी एक बंदे का लफड़ा 2 के साथ तो नहीं है क्या। मतलब देखिए 1 का लफड़ा 1 बंदे के साथ ही है, 2 का बंदा भी 2 का लफड़ा है वो भी 1 बंदे के साथ है, 3 का लफड़ा भी 1 के साथ ही है और 4 भी 1 बंदे के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। मतलब 1 का 1 के साथ ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भी आपका फलन हो गया। तीसरे को देखने की तो जरूरत ही नहीं है, बस तीसरा तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोला है कि अगर एक से अधिक बंदे 2 के एक बंदे के साथ जुड़ रहे हैं तो वो फलन आपका कहलाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा तो देखिए ए का कोई भी एक सभी बंदों का लफड़ा तो है, एक ही है तो उसका लफड़ा तो है, लेकिन यह ए है ना। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा कि इस ए का एक के साथ 1 से ज़्यादा बंदों के साथ लफड़ा तो नहीं है क्या। तो ए का 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी, ए का लफड़ा 4 के साथ, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ठीक है ना। समझ में हो बिल्कुल भैया, ठीक है ना। ये मैं ज़्यादा लफड़ा कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ऐसा मतलब समझ मत जाना कुछ का कुछ, ठीक है ना। चलो अब ए से बी में हम गए, यहाँ पर भी एक संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए के सभी बंदों का लफड़ा है या नहीं है, हाँ भैया है, ठीक है। देखिए 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। उसके बाद हमने देखा दूसरा स्टेप कि किसी एक बंदे का संबंध बी के
किसी बी के दो बंदों के साथ तो नहीं है क्या। तो देखिए एक का संबंध एक के साथ ही है, दो का संबंध भी एक बंदे के साथ, तीन का संबंध भी एक बंदे के साथ और चार का संबंध भी एक बंदे के साथ, मतलब ये फलन है भाई साहब, यह फलन है। ठीक है, तो समझ गए ना कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। हाँ भैया हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, कोई डाउट की बात है ही नहीं। ठीक है, आप समझा रहे हो तो और भी हम आगे आगे जाएंगे तब आपको और भी क्लियर होता जाएगा। बस इसको डेली बेसिस पे देखते हुए ना आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, बस सीधी सीधी बात याद रखना है कि आपको सभी बंदों का पहले तो लफड़ा होना चाहिए, सभी बंदे जुड़े हुए होने चाहिए। लफड़ा अच्छा नहीं लगा है तो जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या देखना है कि एक दो या दो से ज़्यादा के साथ नहीं जुड़े है क्या, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, सब बात समझ रहे हो ना, एक दो या दो से ज़्यादा के साथ तो नहीं जुड़े है क्या, दो चीज़ ध्यान रख लो। अगर दो चीज़ सही है मतलब वो फलन है, बस काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत। ठीक है ना, चलो भैया प्रांत देख लेते हैं। प्रांत क्या होता है भैया, प्रांत एक है वो बंदे, मैं बात कर रहा हूँ अगर संबंध ए से बी में है तो। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई एक संबंध ए से बी में है और वो फलन है आपका। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर फलन की बात करें, मतलब पहले से हमने मान लिया कि कोई भी एक संबंध है ए से बी में, वो फलन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फलन की, तो फलन के, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख सकता हूँ फलन के प्रांत, परिसर और सह प्रांत, तो मैं फलन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब फलन में एक है वो बंदे जिनका लफड़ा बी के साथ होता है। अब पहले हम जब हम फलन चेक कर रहे हैं तो हम यही चेक करते हैं कि क्या ए के सभी बंदे बी के साथ जुड़े हुए या नहीं है। मतलब ए के सभी जो फलन है ना उसमें ए के सभी बंदे, ये आपका फलन नहीं है, ये आपका फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के सभी बंदे जुड़े हुए कहीं ना कहीं संबंधित है। देखिए यहाँ पर भी ए के सभी बंदे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ए के सभी बंदे संबंधित है। और प्रांत की परिभाषा यही है कि ए के वो बंदे जिनका लफड़ा सामने वाले के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फलन में तो सभी ए में जितने भी अवयव होते हैं उन सब का लफड़ा होता है। भाई डेफिनेशन तो हम यही तो चेक करते हैं ना। हाँ भैया बिल्कुल सही है, मतलब प्रांत क्या हो जाएगा, संपूर्ण समुच्चय, संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, संपूर्ण समुच्चय आपका ए। बात समझ हो ना, अगर आपका फलन ए से बी में है तो, अगर कोई फलन ए से बी में है तो हम लिखेंगे संपूर्ण समुच्चय ए प्रांत, आपका प्रांत होगा। अब हम बात कर लेते हैं परिसर की। भैया परिसर क्या होगा, ठीक है ना, चलो परिसर हमने देखा तो आपको जैसे कि बोल दिया गया, मान लीजिए परिसर देख लो, वही डेफिनेशन है जो आपने संबंध में देख रखी थी कि सामने वाला बंदा जो भी है, जैसे कि अगर ए से बी में संबंध परिभाषित है तो बी के वो बंदे, बी के वो अवयव जो ए के अवयवों के साथ संबंधित है उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे क्या, आपका परिसर। ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये एक फलन है। ठीक है, अब यहाँ पर ए के जितने भी बंदे होंगे ना वो तो क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत। ठीक है, प्रांत में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 और 4। परिसर में कौन से आएंगे, बी के वो बंदे, बी के वो अवयव जो ए के अवयवों के साथ संबंधित है। ऐसे कौन से भैया, 3 ही है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, परिसर। ठीक है ना, बात समझ में हो ना। ठीक है, तो ये आपका परिसर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ बी के वो अवयव, आप वैसे तो लिख लो, वो अवयव जो ए के अवयवों के साथ संबंधित हो। ठीक है ना, के साथ संबंधित हो, तो यह आप समझ सकते हो। ठीक है ना, अच्छा भैया हमें समझ में आ गया। और सह प्रांत तो आपका बिल्कुल ही इजी है। सह प्रांत तो आपका पक्का दोस्त भी बन चुका है। क्या है भैया, जो सामने वाला आपका संबंध होता है, सामने वाला कौन सा, यहाँ पर भी है, तो संपूर्ण समुच्चय बी। ठीक है ना, संपूर्ण समुच्चय बी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। मतलब फलन में है ना, फलन की मैं बात करूँ तो प्रांत संपूर्ण समुच्चय ए और सह प्रांत संपूर्ण समुच्चय बी होता है। परिसर हमें देखना पड़ता है। बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं। जैसे कि कौन सा यहाँ पे फलन है, ये वाला फलन है। ठीक है ना, ये वाला फलन है तो यहाँ पर हम प्रांत लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो प्रांत क्या होगा भैया, प्रांत हो जाएगा कौन सा, प्रांत बता लो, संपूर्ण समुच्चय ए, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, संपूर्ण समुच्चय ए। ठीक है, अच्छा परिसर आप देख लो, परिसर आप सह प्रांत लिख सकते हो, संपूर्ण समुच्चय बी, लेकिन परिसर भी आपको यहाँ पर 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 है। ठीक है, क्योंकि ये दो किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है भैया। बी के वो अवयव जो कि एक अवयव के साथ संबंधित है, तो दो तो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका हो गया, ये भी आपका फलन है। अच्छा ये फलन है तो इसका प्रांत हम देख लेते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत देख लो क्या होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, परिसर इसका क्या होगा, परिसर इसका होगा भैया
1 और 2, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। ये आपका फलन नहीं है, ये आपका फलन है, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, संपूर्ण समुच्चय ए, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अच्छा परिसर देख लो आप, परिसर आपका हो जाएगा 3, ये बस आपका काम हो गया। तो इस तरीके से इनको किया जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको आनी ही नहीं चाहिए कि फलन किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और भी थोड़े बहुत जो डिटेल्स है थोड़ी भी उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, इमेज और फ्री इमेज, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है इमेज एंड फ्री इमेज, इसको पढ़ते हैं। भैया आपने देखिए फलन है ना, इसको बताने के लिए जिस तरीके से हम एरो डायग्राम तीर आरेख बताते हैं ना, वही है, इसका एक अलग नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। ये एक आपके लिए जानकारी होनी चाहिए कि अलग नाम है, सवाल आपके लिए आ सकते हैं, जैसे कि देखिए, ठीक है ना, ये आपका एक फलन है, ठीक है, आपका 1 2 समुच्चय है ए और बी, ठीक है। आपको कोई एक फलन दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा फलन दे दिया गया है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ए बी सी, मान लो ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। फलन दे दिया गया है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सभी बंदों का लफड़ा होगा, ठीक है भैया, सभी बंदों का लफड़ा होगा, तो यह हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो हमने यह ले लिया, आ गया समझ में, ठीक है। सभी बंदों का लफड़ा होगा और 2 बंदे एक के साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका एक फलन है, ठीक है। अब इसको बताने को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग, यहाँ पर क्या बोला जाता है, मैपिंग, ठीक है ना। बस आपको याद रखने का है, जिस तरीके से हम तीर आरेख बोलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मैपिंग, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम समझ सकते हो तीर आरेख का, समझ गए। अच्छा ये जो सामने वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, जिसको बोला जाता है इमेज, क्या बोला जाता है, इमेज। और इसको बोला जाता है भैया पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं प्री इमेज, क्या बोला जाता है, प्री इमेज, ठीक है भैया, ये हमें समझ में आता है, बस यही है आपके लिए जानकारी। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको पूछा गया कि एक का प्रतिबिंब, ठीक है ना, एक की इमेज बताइए, प्रतिबिंब, चलो फटाफट देख लेंगे। उसके बाद आपको जैसे कि बोल दिया गया कि 2 का प्रतिबिंब, ये आपको दे दिया गया, ठीक है ना। सवाल पूछे है कि आप बताइए, ठीक है। चलो हम जो है ना सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और भी आपको पूछा गया, जैसे कि मान लीजिए ए का पूर्व प्रतिबिंब, क्या पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाएंगे, बात समझ में होंगे भैया किस तरीके से आपको लिए दिमाग में चढ़ रहा होगा कि कैसे पूछे जाते हैं। डी का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा चलो देखिए, आपका ए का प्रतिबिंब मतलब ए के सामने कौन है भैया, ए, सॉरी एक के सामने कौन है, ए, तो ये आपका ए का हो गया क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोला कि 2 का प्रतिबिंब, तो 2 के आगे कौन है, ए, तो ये आपका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा बी से ही आएंगे, जो सामने वाला होगा वहां से, पूर्व प्रतिबिंब जो पहले वाला होगा वहां से। जैसे कि आपको बोला कि ए का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कौन सा है, तो अगर इस तरीके से है तो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, इसके सामने कौन सा है, 1 और 2, ये इसके ए के पूर्व प्रतिबिंब। इस तरीके से डी का पूर्व प्रतिबिंब कौन सा है, डी का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो, कोई इसमें डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं है भैया, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। इतना समझ गए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, आप लिख सकते हो कि ये इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं फलन को समझना, ठीक है ना। हेडिंग यही है, आप लगा सकते हो फलन को समझना। अब भैया फलन को तो हम समझ तो चुके हैं, अब क्या है भैया, फलन को सोचे कैसे जाता है, फलन का फोटो कैसे लिया जाता है, फलन को फील कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग है फलन को समझना, ठीक है ना, फलन को समझना या फिर सोचना लिख सकता हो, ठीक है ना, सोचना। यहाँ पर होगा कि आखिरकार फलन होता कैसा है। भैया देखो जनाब, अब तक हम जो पढ़ते आए, जैसे 10th में हम पढ़े थे, आपका कोई आपका 2 चर वाले कोई रैखिक समीकरण, जैसे कि x + 2y = 2, ठीक है। इस तरीके से कुछ था, जैसे कि y = x - 1, कुछ था ना ऐसा, हाँ भैया, जैसे कि y = x² + 2, जैसे कि y = x + 1/2। तो ये सभी क्या है भैया, ये सभी फलन ही थे जो हम पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे, ये सभी फलन ही थे जो हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे। फलन का मतलब क्या होता है भैया, फलन एक ऐसी मशीन है, क्या समझा, फलन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे ना मान, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू डालेंगे ना तो वो अंदर से कुछ होकर बाहर निकलेगा। कुछ भी वैल्यू डालो इसमें, x की कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, कुछ भी आपको वैल्यू डालोगे ना तो आपको एक दूसरी वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये आपका आउटकम आएगा, ठीक है ना,
आपके लिए दूसरी वैल्यू बाहर आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने x की वैल्यू डाल ली, मान लो 1, तो यहाँ पर आए ना आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू 1 डाल ली, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर वापस y की वैल्यू 1 मिल गई। तो ये आपको क्या, ये एक फलन है, ये आपका एक मशीन हो गया जिसके अंदर अगर आप x डालोगे तो आपको x अगर 1 डालोगे तो y 1 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर x है ना 3 डालोगे तो y आपको मिलेगा 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह फलन क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ हम डालते हैं, ये एक मशीन है जिसके अंदर कुछ डालोगे तो वो कुछ ना कुछ बनकर बाहर आएगा। तो ये एक मशीन है, इस तरीके से इसको सोचा जाता है। फलन को हम, फंक्शन को हम है ना f से इस तरीके से भी बताते हैं, f(x), ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार देखा है भैया हमने, बहुत बार एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया है, ठीक है। तो वही वाला f(x) है, ठीक है ना। या फिर इसको y से भी बताया जाता है, सिंपली y, जो कि हम यहाँ पर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो फलन कुछ इस तरीके का होता है। फोटो बना है ना, समझ में आ रहा है ना, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे ना, उसको हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया फलन ये होता है क्या। हाँ भैया इसी तरीके से कुछ होता है, समझ गए फलन का मतलब। हाँ भैया बिल्कुल समझ गए, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। क्या क्या समझे भैया, फलन है ना साहेब जी, फलन एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट डालते हैं ना, डालते हैं मतलब कोई भी वैल्यू अंदर रखते हैं ना, तो बाहर उसका मिक्स होकर जो भी जोड़ना घटाना कुछ भी होना है ना, वो होकर बाहर निकल कर आता है। तो कुछ इनपुट कुछ डालते हैं तो आउटकम हमें कुछ ना कुछ मिलता है, आउटपुट हमें कुछ मिलता है, समझ गए, ठीक है। अब हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, परीक्षण। ये आपका अगला टॉपिक है भैया, आप लिख लो फटाफट, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, ठीक है। इसको या वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोला जाता है या फिर ग्राफिकल टेस्ट, ठीक है ना। ग्राफिकल टेस्ट, थोड़ी सी राइटिंग या बहुत ही बढ़िया आ रही है तो मैनेज कर लेना। ग्राफिकल टेस्ट या फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, यह भी इसको बोला जाता है। तो यह बात यार ध्यान रखना, क्या होता है इसमें भैया, किस तरीके से काम कुछ किया जाता है, इसको हम समझते हैं। भैया यहाँ पर कुछ नहीं होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा होता है, ठीक है। आपको बुक्स में नहीं दिया हो गया होगा, आपको इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको समझना है, आपको ग्राफ दे दिया गया होता है और उस ग्राफ से आपको पता लगाना होता है कि यह कोई एक फलन है या नहीं है। बाकी कुछ दे नहीं गया होता है, सिर्फ आपको ग्राफ दिया होता है, ठीक है। पहली बात तो यह। अच्छा, इसको समझने के लिए यार, इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा हम है ना फलन की जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि फलन कब कब बनता है, कोई संबंध फलन कब होता है, ये हमने देखा था। क्या देखा था कि भैया अगर कोई किसी संबंध, जैसे कि मान लीजिए यही है, ठीक है ना, अगर इस संबंध जैसे कि ए है, ठीक है ना, ये आपका है बी, ठीक है, ये हम समझते हैं, ये आपको एक संबंध दे रखा है आर, यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 अवयव दे रखे हैं, ए बी सी और डी, यहाँ पर भी ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर किसी संबंध में, अगर किसी संबंध में जैसे कि समुच्चय ए है, तो इसका अगर एक अवयव 2 के साथ संबंधित होता है, ठीक है ना, तो वो आपका फलन नहीं होता। ये बात आप समझते हो, ठीक है। एक अवयव 2 के साथ, जैसे कि एक अवयव 3 के साथ संबंधित होता है, तो भी वो आपका फलन नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब समझाइए, इसकी फीलिंग लाइए। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा समुच्चय निर्माण रूप में, आपका रोस्टर फॉर्म में लिखे क्या, जोड़े बनाते चलो, 1 ए, उसके बाद 1 बी, ठीक है, उसके बाद भैया क्या हो गया 1 सी, कुछ इस तरीके से होगा। हाँ भैया यह तो हमें समझ में आता है, यह तो हमें समझ में आता है, ठीक है भैया, इस तरीके से कुछ होगा। अब यार यहाँ से हम क्या समझे पता है, यह एक फलन नहीं है, ठीक है। अब फलन तो नहीं है, ये बात समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की वैल्यू a कर ले हो तो y की वैल्यू मिलती है a, ये हमें समझ में आता है क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, यहाँ पर देखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है b, ठीक है। अगर वापस आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है c, ठीक है। ये आपका फलन नहीं है, ये तो हम जानते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है, क्योंकि x के एक मान पर, देखिए एक ही मान, यहाँ पर एक वैल्यू एक है, x के एक मान पर y के कितने मान आ रहे, y के 3 मान आ रहे, मतलब x के एक मान पर y के एक या y के एक से अधिक मान आ रहे हैं, इसलिए यह फलन नहीं है। क्या मैं बोला, x के एक वैल्यू पर y की एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसलिए यह फलन नहीं है। इसको टिपिकल लैंग्वेज में आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता,
मान लीजिए ये आपका ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से है, 2 है, वो ए बी से भी जुड़ा हुआ है, सी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपका ये 2 डी से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको हम देखें तो इसको देखा ना, तो यहाँ पर संबंध कुछ जोड़े बना हुआ, पहले तो जोड़े बना दिए ना, तो क्या जोड़े बना दिए, इस तरीके से कुछ बनेंगे, ठीक है। 2, B, ठीक है, उसके बाद 2, C, उसके बाद आपका 2, D, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस चेक कीजिए, वापस चेक किया तो देखिए x = 1 पर हमें y मिल रहा है 1, ठीक है। अच्छा, वापस x = 2 पर हमें y मिल रहा है कितना, y b मिल रहा है, और x = 2 पे वापस हमें y मिल रहा है कितना, हमें c मिल रहा है। वापस x = 2 लिया तो y हमें मिल रहा है d। तो यहाँ पर वापस देखिए जनाब, वहाँ पर वापस देखिए साहेब कि x के एक मान पर, वो एक मान कौन सा है, 2, ठीक है। x का मान 2 रखने पर हमें y का मान b भी मिल रहा है, c भी मिल रहा है और d भी मिल रहा है। मतलब वापस मैं बोल सकता हूं कि x के एक मान पर y का 1 से अधिक मान मिल रहा है, इसलिए यह फलन नहीं है। इस बात को समझे ना, ठीक है। यह मैंने आपके नोटबुक, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, उसमें अच्छी तरीके से लिख रखा है, लेकिन आप भी लिख लीजिए कि अगर x के एक मान पर y के 1 से ज़्यादा मान मिले तो वो फलन नहीं होता है, ठीक है। यह आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बोल सकता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये काम भी आएगी, ठीक है ना। चलो, तो अब हम ग्राफिकल टेस्ट के ऊपर आते हैं, देखते हैं कैसा होता है ग्राफिकल टेस्ट। आपको एक ग्राफ दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इसी तरीके का ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ तो कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है भैया। यही ग्राफ है आपका, ये आपका x एक्स है, ये आपका y एक्स है। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया गया है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। ये दे दिया गया है ग्राफ, हाँ भैया ये ग्राफ दे दिया गया है, हमें तो 3 दिख रहा है, यहाँ पर तो 3 दे रखा है, आप ग्राफ बोलो, यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 3 मान लो। अब हम क्या करेंगे, y एक्स है ना, y एक्स तो समझते हो, ये वाला y एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे। y एक्स के समांतर मतलब y जैसे जिस तरीके से y एक्स खड़ा है ना, उसके एकदम इसके जैसे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। लाइन खींचेंगे, लाइन खींची ना, तो यह जो लाइन है ना, y एक्स के समांतर जो हमने कोई भी एक लाइन खींची है, वो अगर ग्राफ को 1 से ज़्यादा जगह पर काटे, क्या करेंगे हम, y एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे, और अगर वो लाइन इस ग्राफ को 1 से ज़्यादा जगह काटे तो वह फंक्शन नहीं होगा। तो यह किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, वो जो भी फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन आप, या किसी भी आपके एक्सप्रेशन का, किसी भी संबंध का आपका ग्राफ हो, वो ग्राफ है ना आपका फलन का ग्राफ नहीं होगा। ये जो ग्राफ देगा वो फलन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि यह इस ग्राफ को 1, 2, 3 और 4 जगह काट रहा है। मैंने क्या बोला, 1 से ज़्यादा जगह अगर काट लिया तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो भैया आपका ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ का फलन नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा, मान लीजिए यह x है ना, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका कोई x1 है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका x1 मान लिया। अब ये देखिए, ये आपका कोई होगा, आपका मान सकता हो कि y4 है, ठीक है, ये आपका y1 है, ठीक है, ये आपका y1 किस तरीके से, यहाँ पर कुछ y का मान होगा, यहाँ पर भी कुछ y का मान है, ठीक है, ये आपका y2 है, और यहाँ आपका है y3। अब देखिए x का मान यहाँ पर भी x1 ही होगा, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है। इतना समझ में आता है हमें, ठीक है। इसका आप एक बार मैपिंग बनाइए, ये आपका x1 है, ठीक है, ये आपका है a मान लीजिए, ये आप मान लीजिए b, यहाँ पर कितना आ रहा है y1, y2, y3 और y4। तो देखिए 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 देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखा कि x1 से आपके कितने 3, 4 निकल रहे हैं, मतलब x के एक मान पर आपको y के 4 मान मिल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब x के एक मान पर y के 1 से ज़्यादा मान मिल रहे हैं, इसलिए ये ग्राफ नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना, कुछ इस तरीके से। यह आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं आपके ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। और यहाँ पर बस आपको यही देखना है कि आप y एक्स के समांतर एक रेखा खींचोगे, और अगर वह रेखा इस ग्राफ को 1 से ज़्यादा जगह पर काटे तो वो आपका ग्राफ आपका ग्राफ है, वो फलन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे कि देखिए, एक बढ़िया सा ग्राफ मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। आपको बताना है, चलो कमेंट करके बता लेना ये किसका ग्राफ है, ठीक है ना। वैसे तो ये हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ये किसका ग्राफ है, लेकिन आप बता दीजिए, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ देगा, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है ना। आप अब क्या कीजिए, y एक्स के समांतर क्या खींचिए, y एक्स के समांतर हमने खींच ली रेखा, ठीक है। y एक्स के समांतर बहुत से, भले आपको मन हो जितनी रेखा खींच लो, हमने बहुत सारी रेखा खींच ली भैया, लेकिन हमें जो है ना क्या मिला, ऐसी कोई बिंदु मिला ही नहीं जहाँ पर यह रेखा, कुछ भी रेखा होना, वो इस ग्राफ को 1 से ज़्यादा जगह पर काट ले, वो एक जगह ही काट रहा है। देखिए यह रेखा इसको एक जगह ही काट रहा है, ठीक है। मतलब यह हमारा क्या है, यह हमारा एक फलन का ग्राफ है, ठीक है ना।
फलन का ग्राफ है। बात समझ गया ना? हाँ भैया, इस तरीके से ही कुछ होता है, समझ गया? ठीक है, आपको अगर सवाल दे दिया जाए तो कहीं घबराने का है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि आपको दे दिया गया यह, ठीक है, यह आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, यह आपका x है, यह आपका y है, ठीक है ना। आप लाइन खींचिए, आपने लाइन खींची, एक ही लाइन खींच ली और एक ही लाइन पर आपको दो जगह इस ग्राफ को काट लिया, मतलब यह फलन का ग्राफ नहीं है, फलन का ग्राफ यह नहीं है। हाँ भैया, बहुत ही अच्छे से हम तो समझ रहा है, ठीक है ना, समझ लिए? ठीक है, चलो 2-3 और एग्जांपल्स मैं आपको करवा लेता हूँ। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि यह आप ले लीजिए, ठीक है, ये आप ले लीजिए, सभी को बना लीजिए, यह काम की चीज़ है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप लाइन खींच कर देखियो, ग्राफ y एक्स के समांतर हमने लाइन खींची, देखिए सब y एक्स के समांतर है ना, समांतर मतलब कि जिस तरीके से y एक्स खड़ा है ना उसी तरीके से हमने लाइन खींच ली। तो यह इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह काट ही नहीं रहा, देखिए काट रहा है क्या? कोई एक लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह काट नहीं रही है, इसका मतलब यह आपके फलन का ग्राफ है, फलन का ग्राफ है, ठीक है ना। चलो ये आपको बताना है कि किसका ग्राफ है। चलो एक और मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यह, ठीक है ना, यह आपको ग्राफ देगा, ये दोनों ग्राफ किसके हैं यह भी आपको बताना है, और यह फलन है या नहीं, फलन का ग्राफ है या नहीं है यह भी बताना है, ठीक है। साफ दिख रहा भैया, यह आपका फलन का ग्राफ है, क्योंकि यह एक से ज़्यादा जगह काट रहा ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब यह आपका क्या, फलन का ग्राफ है, ठीक है, फलन का ग्राफ। समझ में आ गया ना? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट है इस नहीं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए 2-3 और कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है तो 2-3 और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोल लिया गया, हाँ किस तरीके से लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपको साफ दिख रहा है क्या है आपका, यह आपका क्या नहीं होगा, ग्राफ का फलन, जो ये ग्राफ है वो फलन का ग्राफ नहीं है, फलन का ग्राफ नहच है, ठीक है ना। ठीक है भैया, हमें आ गया समझ में। तो वर्टिकल लाइन उर्ध्वाधर रेखा परीक्षण समझ में आ गया, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से भाषा लिख सकते हो, या फिर मैंने नोट्स में लिखी रखी है कि अगर कोई y एक्स के समांतर रेखा ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह काटे तो वह फलन का ग्राफ नहीं होगा, बस दैट्स इट, ठीक है ना, इतना ही है इसमें, ठीक है। तो और भी हम आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं, जो कि है आपके फलन का प्रांत निकालना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम का और बहुत ही सोचने वाला, समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। चलो तो अब कुछ एक सवाल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको हम करते हैं, ठीक है। बढ़िया सा सवाल है, कुछ नहीं करना, आपको बोला कि यह संबंध जो दे रखा है वो फलन है या नहीं, बस आपको वो देखना है। दो तरीके आपके पास, क्या तरीके है, जो आपको दे रखा है, जैसे कि ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। इसमें जो जो अवयव दे रखे, जो जो जोड़े दे रखे, उनका आप क्या बनाइए, मैपिंग कीजिए, ठीक है। पहले ए बना लीजिए, उसमें ये रख लीजिए, फिर इस तरीके से रख लीजिए, उस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जो कि हमने चेक किया था, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक x पर y के दो मान नहीं आने चाहिए। मतलब हम उठाकर देखेंगे इस दो को, भाई 2 पर x, 2 पर क्या y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगला कहीं 2 आया है क्या, नहीं आया है, मतलब 2 तक तो सही है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि 5 है, इस 5 पर x बराबर 5 पर हमें y कितना मिला है भैया, 1 मिला है। x बराबर 5 पर y 1 मिला है। क्या कहीं और है कि x बराबर 5, भैया नहीं है, मतलब यहाँ तक भी सही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए x बराबर 8 पर हमें y मिल रहा है 1, ठीक है। y एक जैसे मिलेगा चलेगा, लेकिन x बराबर 8 पर हमें y मिल रहा है कितना, 1, चलेगा, ठीक है। कहीं दूसरी जगह तो x बराबर 8 नहीं है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x कितना है, 11 है, ठीक है। x 11 पे y हमें मिल रहा है 1, कोई बात नहीं। x के दूसरी जगह 11 तो नहीं है क्या, नहीं है दूसरी जगह, मतलब चलेगा। y यहाँ पर देखिए x बराबर 14 पर 1 मिल रहा है, ठीक है। कहीं दूसरी जगह 14 है क्या, नहीं है। इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं एक जगह जो x आया है वो दूसरी जगह x है या नहीं है, सेम जैसा। अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता कि भैया जैसे कि मान लीजिए 2,1 है, फिर आपका 3,2 है, फिर वापस आ गया कि 2,3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है भैया, देखिए आपने चेक किया कि x बराबर 2 पर, ठीक है ना, y आ रहा है 1, फिर आपका है x बराबर 3 पर y आ रहा है 2, उसके बाद x बराबर 2 पर y आ रहा है 3। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि x के एक मान पर, कौन सा एक मान, 2, ठीक है ना, x के एक मान पर y के एक से अधिक मान आ रहे हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब अल्टीमेट आपको क्या देखना है, अल्टीमेट आपको ये देखना है कि x यहाँ से उठाया, x के दूसरी जगह है नहीं, बस आपको ये देखना है, नहीं है दूसरी जगह, सही है,
यहाँ से वापस x उठाया, दूसरी जगह है या नहीं है, नहीं है, मतलब सही है। ठीक है, इस तरीके से सब जगह से x उठा और उसको देखो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आप मैपिंग कीजिए। ठीक है ना, किस तरीके से मैपिंग करोगे, यहाँ भी बनाओगे, यहाँ पर भी सभी जोड़े डालोगे, यहाँ पर भी सभी अवयव डालोगे, इस तरीके से भी बनाओगे, फिर चेक करोगे कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये आपका फलन है फलन, बिल्कुल है। ठीक है, अगर फलन है तो इसके आप प्रांत लिख सकते हो। ठीक है, कौन से प्रांत हो गए, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये आपके प्रांत हो जाएंगे। और परिसर आपका क्या होगा, एक, आपका एक ही परिसर, तो आपका एक ही है। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए x हमने उठाया 2, ठीक है, दूसरी जगह x है, दूसरी जगह x 2 है या नहीं है, ये देख लीजिए भैया, दूसरी जगह x कहीं नहीं है 2। ठीक है, फिर आपका x आ गया 4, दूसरी जगह x 4 है या नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका आ गया x 6, दूसरी जगह x 6 है, नहीं है। फिर आपका x आ गया 8, दूसरी जगह x 8 है, नहीं है। फिर आपका x आ गया 10, दूसरी जगह x 10 है, नहीं है। ठीक है, फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया, कहीं नहीं है ये वाले, मतलब यह भी एक आपका फलन है। और इसके भी आपके प्रांत और परिसर आप लिख सकते हो, जो कि क्या है, प्रांत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और परिसर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजी सा है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है ऐसे सवालों में, ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन आपको जेईई में मेंस में कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं ना, बैंक हो गया, कोई भी एग्जाम से होता है ना, ठीक है ना, उन एग्जामों में ये सभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि यह फलन है या नहीं है। क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए कि यह फलन है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखिए कोई इसकी ट्रिक नहीं है, कोई इसका मेथड नहीं है, हमें बस ये देखना होता है कि किसी एक x पर y के 2 मान आ रहे हैं या नहीं है, बस ये देखना है। अगर वो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो फलन नहीं है। जैसे कि देखिए पहले ए सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है कि x² + y² = 16 है, ये आपका एक संबंध है। तो हमने क्या किया, y² = 16 - x²। ठीक है, यहाँ पे x है ना, आप कितना ले लीजिए, 0 ले लीजिए, तो y आपको कितना मिल जाएगा, y² = 16। ठीक है, तो यहाँ से y आपको कितना मिल जाएगा, y = +-4। ठीक है ना, मतलब y का मान आ गया, प्लस का 4 भी आ गया और माइनस का 4 भी आ गया। हाँ भैया, इतना समझ में आता है। अब क्या समझे यहाँ से, x = 0 पर y 4 भी आ रहा है और x = 0 पर y -4 भी आ रहा है, मतलब x के एक मान पर y के एक से अधिक मान आ रहे हैं, इसका मतलब यह फलन नहीं है। समझ गए बात ना, यह फलन नहीं है। इस तरीके से भैया आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए y² = x। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए, अब आपको सोचना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप -2 ही ले लो, -3 ले लो, कुछ भी। जैसे कि मान लो आपने ले लिया 9, ठीक है, आप 9 लेकर सोचे, या फिर 16 ले लीजिए, x का मान ले लीजिए 16। ठीक है, तो क्या है कि y² = 16 आ गया, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, देखिए y का मान यहाँ से वापस आ जाएगा +-4, मतलब x = 16 पर y प्लस का 4 भी आ रहा है और माइनस का 4 भी आ रहा है, मतलब x के एक मान पर y के एक से अधिक मान आ रहे हैं, इसका मतलब यह भी फलन नहीं है। ठीक है ना, समझ में बात, ठीक है भैया, बिल्कुल इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, फलन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, ये सवाल देखिए, f(x) = x -2। ठीक है, अब यह एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि x रूट के अंदर जो भी संख्या होती है ना, रूट के अंदर जो भी संख्या, अभी हम प्रांत जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा। ठीक है ना, ये बात शायद आपको हजम हो या नहीं हो कि रूट के अंदर जो भी संख्या होती है ना, वो हमेशा 0 या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, या तो वो 0 के इक्वल होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये x -2 है ना, वो हमेशा 0 के इक्वल होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, हमेशा। मतलब रूट के अंदर की संख्या कभी माइनस में आ ही नहीं सकती जब तक हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं की, वो बात अलग है। ठीक है, बाकी जब तक वास्तविक संख्याओं को, हमारे डेली जीवन में वास्तविक संख्या ही आती है, वास्तविक संख्याओं में रूट के अंदर में कोई भी बैठा हो, वो हमेशा 0 या उससे अधिक ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पर x -2 की वैल्यू है ना, या तो 0 आ जाएगी या फिर प्लस में आ जाएगी, 0 से ज़्यादा आ जाएगी, माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप कुछ भी रख लोगे ना, कुछ भी रख लोगे ना, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी। जैसे कि मान लो आपने रख लिया 9, ठीक है, तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7 आ गया। मान लो आपने रख लिया, कम से कम यहाँ पर 2 रख सकते हो, 2 से कम नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से कम मान लो 1 रख लिया तो 1 - 2 कितना हो जाता है, -1। -1 यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, तो कम से कम 2 रख लेते तो 2 - 2 आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर तो एक x पर एक ही y मिल रहा है, ये आपका फलन है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब। और जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यह कंप्लीट होता है आपका फलन वाला स्टार्टिंग है। ठीक है, ये आपका इंट्रो था। अभी कल से हम पढ़ेंगे
इसके प्रांत निकालना, फलन के प्रांत किस तरीके से निकाले जाते हैं, एक बड़ा सा लेक्चर होगा कल, तो आप आराम से इसको देखना, समझना और ये वाली पूरी क्लास का रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।